पिछले लेसन में मैंने आज आप लोगों को एक प्रोजेक्ट कार्य दिया था। हमने क्या पढ़ा था पिछली बार? प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से कारक आवश्यक होते हैं और जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। तो पहले तो मुझे बताइए कौन कौन से कारक आवश्यक होते हैं। तुलसी, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सूर्य की रोशनी। हाँ, दूसरा ऊर्जा नहीं, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा हो गया। और क्या चाहिए? हरी पत्ती को पानी और वायु। बस ये 3 चीजें जरूरी थी। एक और जरूरी थी, क्लोरोफिल। वेरी गुड आंसर, हरित लवक। अगर 4 गमले हम लोग लेंगे, जिस गमले को हम ये चारों चीजें उपलब्ध कराएंगे उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन अगर किसी एक चीज की भी हमने कमी कर दी, जैसे इसको सूर्य की रोशनी नहीं दी, उसको हवा नहीं दी, उसमें हरित लवक नहीं है, या उसको पानी न दें, चारों में से अगर एक भी कम हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। वो पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। इस तरह से अगर हम लोग देखें कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में रखते हैं। कौन कौन सी 3? शाकाहारी और सर्वाहारी। लेकिन इन तीनों को पालन करने वाला कौन है? पेड़ पौधे। देखो, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो सर्वाहारी हो, इसलिए हम पेड़ पौधों को एक नाम देते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था, स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी। लेकिन आप लोग ये बात को जानते हैं कि जैसे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, सब स्वपोषी नहीं होते। सारे पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? वो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते। उनमें किसी न किसी प्रकार की एक कमी होती है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जब वो भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते, तब भी वो पौधे कहलाते हैं। पेड़ पौधे तो वो हैं ही, तब वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और उस भोजन को प्राप्त करने के लिए हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं। क्या आप ऐसे किसी पेड़ का नाम जानते हैं? जो अमर बेल, उसको हम स्वपोषी नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग परपोषी। पर होता है दूसरा, पोषी होता है पोषण करना। ऐसा पौधा जो दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करता है, उसको हम परपोषी कहते हैं। अगर आपने अमर बेल कभी देखी हो तो आप लोग को मालूम है कि एक वो ऐसे पेड़ होता है, उसके चारों तरफ वो ऐसे लिपटी होती है। इसमें पत्तियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है। ये जो बेल बनी है, ये ऊपर तक जाती है ऐसे, और इनमें पत्तियां भी होती हैं। लेकिन जो ये बेल है, ये जो तना है ना, इस पे लिपटी होती है। मतलब कि जो ये पेड़ खाना बनाता है, उसमें छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं और वो उसमें, मतलब उस तने में घुस जाती हैं, और वो चूषक की तरह से जो वो भोजन बनता है वो खींच लेती है। समझ गए? जैसे आप लोग कभी ड्रॉपर इंक से वो भरते हो ना, स्याही या इंजेक्शन से दवाई भरते हैं, तो ऐसे हम डालते हैं और वो सारा सोख लेते हैं। ऐसे ही वो जड़ें इनसे अपना भोजन लेती रहती हैं। मतलब जड़ें होती हैं। और भी कई तरह के इस तरह के आप लोगों ने बेल देखी होगी, लेकिन हर बेल जो होती है, जो इस तरह से होती है, जरूरी नहीं है वो परपोषी हो। वो कभी कभी तने का सहारा लेने के लिए भी चढ़ जाते हैं। जैसे मनी प्लांट का पेड़ है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता है, उसका तना कमजोर होता है, इसलिए वो किसी के चारों तरफ लिपट जाता है। लेकिन जो ये अमर बेल है, इसको क्या कहते हैं? ये जीवन भर अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करती है, उसी पे सहारा लेती है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है। आप
आपको ये सब कुछ मालूम है कि जो मांसाहारी पेड़ पौधे होते हैं वो किसको खाते हैं? भाई मांसाहारी जंतु होते वो किसको खाते हैं? दूसरे जीवों को खाते हैं। जैसे एक उदाहरण, जैसे शेर है, वो बकरी को खाता है और बकरी घास को खाती है, तो इनडायरेक्टली तो पौधे ही खा रहा है ना शेर। अगर बकरी नहीं बनेगी, मोटी नहीं होगी बकरी घास खा के, तो वो खाएगा क्या? तो इनडायरेक्ट तो शेर भी घास पे डिपेंड करता है। मतलब शाकाहारी जो जितने भी जीव हैं सब पेड़ पौधों पे डिपेंड है, और मांसाहारी जितने भी जीव हैं वो शाकाहारियों पर डिपेंडेंट है। तो जो डायरेक्ट रिलेशन है वो तो पौधों के ही साथ हुआ। लेकिन आपको एक मैं आज नई चीज बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को लगता है कि क्या केवल पौधे ही मांस खाते हैं, केवल जंतु ही मांस खाते हैं? कुछ पौधे भी कीट भक्षी या मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देखो, एक थे परपोषी, एक पौधे थे परपोषी। जो हम लोग कौन है? परपोषी हैं। हम लोग पौधे पे लिपटते तो नहीं है, लेकिन उसका बना बनाया भोजन तोड़ के खाते हैं। तो हम तो पूरी तरह से परपोषी हैं। हम तो कुछ भी अपने आप नहीं बना सकते, हर चीज हम पौधों से प्राप्त करते हैं। एक तो हम लोग परपोषी कहलाए, एक ये बेल कहलाई जो कि सारा जीवन अपना दूसरे पेड़ के ऊपर लिपट के बिताती है, और एक और भी श्रेणी आती है इसमें, वो है कीट भक्षी। कीट भक्षी या मांसाहारी। जैसा कि जंतु मांसाहारी होते हैं, इसी प्रकार से कीट भी मांसाहारी, पौधे भी मांसाहारी हो सकते हैं। ये आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि पौधे कैसे कोई जानवर को खा सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे अफ्रीका प्रदेश जो है, अफ्रीका जो कंट्री है, जो देश है, वहां पर बहुत घने जंगल होते हैं। और इतने घने जंगल होते हैं कि जो जमीन होती है ना, जैसे जंगलों में, वहां पर जो छोटे छोटे नीचे जो पौधे उगते हैं, वहां पर सनलाइट पहुंचती नहीं है। कि जो पेड़ों का झुरमुट होता है ना, वो पूरा जुड़ा होता है, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तो अगर लाइन से खूब सारे पेड़, जैसे अगर आप लोग आम के बगीचे में गए हैं, अगर आप आम के बगीचे में, आम के पेड़ बिल्कुल पास पास लगे होते हैं और उनका जो ऊपर का हिस्सा है वो आपस में जुड़ा होता है, तो अगर उसमें नीचे बैठ जाओ तो आपको धूप नहीं आती है। इसी तरह से जो अफ्रीका में घने जंगल है, वहां तो इतने घने जंगल होते हैं कि चलने का रास्ता भी नहीं होता है। वहां पे भी पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन वो भी पेड़ पौधे हरे होते हैं ना, है? लेकिन उनके ऊपर सूर्य की रोशनी पूरी तरह से नहीं पड़ती है, और उनको नाइट्रोजन भी नहीं मिलती है, जैसे खाद वगैरह जैसे नहीं मिलती है। तो उनमें हमेशा से प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है, या वो दलदली स्थानों पर ऐसे पौधे उगते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए वो जैसे वहां पर खूब सारे कीड़े, जैसे मच्छर, बड़े बड़े मधुमक्खियां, जो आपको ततैया कहते हो, पीले रंग की, क्या बड़, इस तरह की जंगलों में खूब कीट उड़ते रहते हैं, बटरफ्लाईज। और वो तो उनमें कुछ ऐसा होता है कि वो जैसे ही ऐसे पौधों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर वो कीट बैठता है तो वो उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। और उसका एक नाम बताओ। वीनस फ्लाई ट्रैप। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक वो कीट भक्षी पौधा है, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस वीनस फ्लाई ट्रैप का क्या होता है, आपका जैसे ये हाथ है ना, इस तरह से पत्ती होती है और दो पत्तियां ऐसे आपस में जुड़ी होती हैं, और यहाँ पे खूब सारे ऐसे कांटे, यहाँ पे देखो पूरे में ऐसे ये कांटे, ये देख रहे हो, ऐसे कांटे होते हैं। अब एक जैसे मधुमक्खी या एक कीट ऐसे ऐसे होती है, देखो जैसे हाथ है अपना, ऐसे ये बीच में से जुड़ा होता है, ऐसे पत्तियां होती हैं, और ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब कांटे हैं, कांटे हैं ये, हैं? अब दांत जैसे दिख रहे हैं, कांटे हैं ये। अब क्या, जैसे कोई मधुमक्खी उड़ती हुई आई और यहाँ पर आकर वो बैठी, हाँ, ये मधुमक्खी आकर बैठी है, और जैसे ही बैठी ढक्कन बंद, ये ऐसे हो जाता है।
ढक्कन इसका यहाँ से 2 डबल हो गया और ये ऐसे, ये जो कांटा है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे ये ऐसे फंस गया, जैसे ये कांटे हैं, कांटे में कांटे फंस गए और ये लॉक, मतलब पत्ती लॉक हो गई, ये इस तरह से लॉक हो गई। और वो कीड़ा कहाँ है? ये कीड़ा इसके अंदर चला गया। अब जब ये कीड़ा इसके अंदर चला गया तो इसमें से एक जूस निकलता है, हार्मोन्स, इसको पचाने के लिए जहर जैसा एक जूस निकलता है। और वो बेचारे को ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं ना, कीट को सांस के लिए, वो खूब छटपटाएगा अंदर कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन जब तक वो छटपटाएगा तब तक वो मर चुका होगा। तब तक वो, एक तो कांटे हैं चारों तरफ, उन कांटों को वो तोड़ के बाहर आ नहीं सकता। और ये जो पत्तियां काफी मोटी होती हैं और इसको फट से बंद कर देती, कस के बंद कर देती हैं, और फिर एकदम इसका सारा रस निचोड़ लेती हैं। मतलब पत्तियों के अंदर कुछ ऐसे होते हैं कि वो पूरा रस उसका निचोड़ लेते हैं, मतलब पी जाती हैं उसको, क्योंकि उनको जरूरत है इन सब चीजों की, न्यूट्रिशंस की। और जब वो सूख जाता है कीट, तो जब उसका पूरा सारा, वो जैसे हड्डी चूस ली तो हम लोग फेंक देते हैं हड्डी, जो मांसाहारी लोग होते हैं जब हड्डी चूस गई तो हड्डी फेंक दी, तो वो तब धीरे से अपने आप को खोल देती है। और वो वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रैप होता है जाल, है ना, ट्रैप क्या होता है? जाल, मतलब किसी को जाल में फंसाना, ट्रैप होता है। और फ्लाई होता है मधुमक्खी या मक्खी, कोई भी। और वीनस इसका नाम है पेड़ का, इसीलिए इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, कि ये कीड़ों को पकड़ने के लिए जाल बिछाती हैं। और जब वो उसका रस चूस लेती हैं तब ये पत्ती फिर से खुल जाती है और फिर ऐसे लहराती रहती हैं हवा में, कि जैसे कोई कीड़ा इनके ऊपर बैठे, और ये तुरंत ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अब समझे? ऐसे ही एक और उदाहरण है जो इसको कहते हैं, एक ये है, दूसरा कलश पादप, पिचर प्लांट। कलश आप लोग जानते हैं, घड़ा, मिट्टी का घड़ा जो होता है जिसको कलश कहते हैं, इसका आकार जो होता है इस तरह से होता है। ये कलश है, पत्ती का आकार कलश के रूप में होता है, बिल्कुल कलश जैसा ही होता है। और इसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन लगा होता है। ये पत्ती है भैया, ये पूरी पत्ती है और ये एक पेड़ पर मतलब इस तरह से लगी है। इसको कहते हैं कलश पादप। क्या इसमें भी क्या होता है कि जब कोई कीड़ा यहाँ पर बैठता है तो ये पत्ती अपना ढक्कन बंद कर देती है। ये इसका ढक्कन है। अब जैसे ये है, कोई कीड़ा इसके अंदर बैठा, यहाँ पर आया उड़ता हुआ, जैसे ये आ रहा है, अब ये इधर बैठा तो ये इसको अंदर करके बंद कर देगी। ये पत्ती इसकी अपने आप बंद हो जाएगी और ये कीड़ा इसके अंदर चला जाए। जब ये कीड़ा इसके अंदर चला गया तो यहाँ पर भी अंदर कांटे लगे होते हैं और जिसमें से जूस निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं इसको पचाने के वाले, और ये सारा का सारा उसको सोख लेते हैं, इसको भी सूखा कर देते हैं। और जब ये सूखा कर देते तब ये हिल हिल के ढक्कन खुल जाता है और वो कीड़ा बाहर गिर जाता है। देखो आप अपने किताब में, ये इस तरह से होता है कि जैसे ये है, इस तरह से बना होता है ऐसे। और कीड़ा जो है वो यहाँ से अंदर जाता है और इसके अंदर, इसको कहते हैं कलश पादप या अंग्रेजी में कहते हैं पिचर प्लांट। क्या कहते हैं? पिचर। पिचर होता है पॉट या कलश या घड़ा, और प्लांट होता है पौधा। अंग्रेजी में पिचर प्लांट और हिंदी में इसको कहते हैं कलश पादप। ऐसा हम लोगों के इंडिया में ऐसे पेड़ नहीं होते, ये अफ्रीका में होते। ये जाति अफ्रीका में पाई जाती है और दलदली स्थानों पर, कोई जरूरी नहीं है कि अफ्रीका में हो, दलदली स्थानों पर, क्योंकि वहां पर ऐसे स्थान ज्यादा होते हैं तो वहां इस तरह के पौधे हमें आसानी से मिल जाते हैं। कौन सा हुआ इसमें? वीनस फ्लाई ट्रैप। और ये इसको जो हम पिचर प्लांट को हम नेपेंथीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपेंथीस। ये इसका कौन सा नाम है? साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है। बोलचाल की भाषा में कलश पादप और वैज्ञानिक नाम, जैसे मैंने आपको कुछ वैज्ञानिक नाम याद करवाए हैं,
कौन सा एक बताओ? आज उसका आम का मैंगो। रोजा इंडिका किसका नाम है? गुलाब का नाम, जैसे रोजा इंडिका है। और उसका ह्यूमन होमो सैपियंस, जो मानव का नाम है वो है होमो सैपियंस। ऐसे ही इसका नाम है नेपेंथीज, ये इसका वैज्ञानिक या इसका नाम है। वैसे बोलचाल में हम लोग उसको कलश पादप। इसके 3 उदाहरण हैं, वीनस फ्लाईट्रैप, कलश पादप और यूट्रिकुलेरिया। एक और नाम है यूट्रिकुलेरिया। देखो पहला उदाहरण ये है, दूसरा उदाहरण ये है कीटभक्षी का, और तीसरा है यूट्रिकुलेरिया। इसमें भी इसी तरह से है, लेकिन जैसे आप लोगों ने बया का वो देखा है घोंसला, देखा है बया का घोंसला? नहीं देखा है? बॉटल जैसे इसमें कलश है ना, ऐसे इसमें बॉटल जैसे होता है। इसमें भी कीड़ा गया अंदर, फंस गया। देखो इसमें हल्का हल्का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ये बॉटल जैसे इसके ऊपर लगी होती है, और इसमें भी ऐसे ऐसे रेशे निकले होते हैं कि ये जैसे ही कीड़ा अंदर घुसेगा सीधा अंदर पहुंच जाएगा, और ये इसका जो सिकुड़ जाएगा, वो कीड़ा बंद हो जाएगा, और फिर इसको खाने के बाद वो बाहर फेंक देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? कीटभक्षी या मांसाहारी। और एक और भी नाम हम लोग देते हैं परजीवी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। आप सबको मालूम है कि मलेरिया किससे फैलता है? सूक्ष्म जीव कौन सा है? मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज से मलेरिया फैलता है। तो ये परजीवी है जो हमारा ब्लड पीता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, लेकिन हमारा ब्लड, उनका खाना हमारा ब्लड है। मतलब आदमियों का जो खून है वो उस एनाफ्लीज का भोजन है, तो वो हमारे ऊपर आश्रित है, इसीलिए वो परजीवी कहलाता है। ऐसे ही हम लोग बच्चों के कई बीमारियां देखते हैं जिसमें पता चलता है कि पेट में कीड़े हैं, तो हाँ, फीताकृमि, ये सब परजीवी कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे आंतों में रहते हैं और हमारा बना बनाया भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये हो गए हमारे परजीवी, कीटभक्षी, मांसाहारी, परपोषी। आज मैं आप लोगों को एक और चीज पढ़ाऊंगी। आप ये बताइए मुझे कि इस संसार में हम लोग जीव जितने भी हैं, छोटे बड़े, इनकी मृत्यु अवश्य होती है। इंसानों की भी होती है, एक निश्चित आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, कभी कभी अचानक भी हो जाती है। तो अगर इंसानों की मृत्यु होती है तब हम क्या करते हैं? कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, है ना? 2 ही तरीके से हम लोग इनको करते हैं। लेकिन संसार में रोज पता नहीं कितने पक्षी, पता नहीं कितने जानवर भी तो मरते हैं। फिर ये कहाँ चले जाते हैं? नहीं, कोई गाड़ता तो नहीं है इनको, कोई इनका दफनाता तो नहीं है। एक मिनट सोचिए जरा इस बात को कि इतने जानवर पैदा होते हैं रोज, इतने जानवर मरते भी रोज हैं, लेकिन हमको ऐसे सड़कों पर तो बहुत ही, शहरों में तो बहुत ही कम दिखाई देते हैं मरे हुए जानवर। अगर होते भी हैं तो उठवा के उनको कहीं और डलवा दिया जाता है। तो आखिर ये जाते कहाँ हैं? इनका तो कोई संस्कार होता नहीं है। कुछ जीवों का भोजन मरे हुए जानवर ही होते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, उनका जो भोजन होता है वो मरा हुआ जीव ही होता है। तो क्या होता है कि इनको कहा जाता है मृतोपजीवी। क्या कहेंगे? मृतोपजीवी। जैसे ये परजीवी है, ये तो जिंदा से ले रहा है ना। जो परजीवी है ये भोजन प्राप्त कर रहा है, किससे प्राप्त कर रहा है? जिंदा से। जैसे अगर हमारी आंत में भी कोई कीड़ा है तो हम जिंदा हैं, हमसे भोजन ले रहा है। जो अमर बेल है वो भी जिंदा पेड़ से ले रही है। जो ये वीनस फ्लाईट्रैप, कलश पादप, ये जितने भी हैं ये जिंदा से तो हैं, मतलब जिंदा पेड़ है और जिंदा चीज ही खा रहे हैं ना, मतलब जिंदा मक्खी कोई तो अंदर कर रहे हैं ना वो लोग। लेकिन जो मृतोपजीवी होते हैं वो मरे हुए चीजों को खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जंगल में जानवर मर जाते हैं तो उनको बड़े जानवर आकर खा जाते हैं। जैसे गाय मर गई, चील, कौवे, गीदड़, पता नहीं मतलब कौन कौन जानवर उसके ऊपर, कुत्ते उत्ते सब गिरे पड़े होते हैं और उनको खाते रहते। चींटियां
चींटियां भी तो मृतोपजीवी कहलाएंगी ना, वो सब मरी हुई चीजों को ही हमारे खाती हैं। तो एक और श्रेणी है हम लोगों की स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, और एक और है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का अर्थ है वो पौधे, वो जंतु और पौधे। पौधों में कौन है मृतोपजीवी? कवक। आप मशरूम का उदाहरण दिया था ना मैंने, जितनी भी हमारे फफूंद लगती है तो मृतोपजीवी पे तो लगती है, कोई मरी हुई चीज पे तो और जल्दी लग जाती है, बेकार हो जाती है। तो फफूंद भी एक कवक जो है वो भी मृतोपजीवी कहलाती है। और कई हैं जो मृतोपजीवी हैं, मरी हुई चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा, अगर ये ना होते तो क्या होता? हाँ, मरे हुए लाशों की तो ढेर लग जाता, इन जंतुओं का तो ढेर लग जाता, हम लोग इनको जलाते ही रहते, पता चला इनका ही दाह संस्कार करते रहे हम लोग। होता ना ऐसा? तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमने तो कभी भी ऐसे ढेर नहीं देखा। जैसे कुत्ते बिल्ली सब जो मर जाते हैं कि इनके ढेर लगे हो, कहीं ढेर देखा नहीं। मरते तो होंगे ही, जब इतने पैदा होते हैं तो मरते भी हैं, लेकिन कभी इनका ढेर नहीं लगता क्योंकि दूसरे जानवर इनको, तो ये इसीलिए हमारे क्या कहलाते हैं? मित्र। सफाई, हमारे वातावरण की सफाई करते हैं। और कुछ मृतोपजीवी ऐसे होते हैं कि जो इन पर क्रिया करके, जो जटिल उनकी बॉडी होती है, उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और फिर उसको मिट्टी में मिला देते हैं। इस तरह से मैंने आपको दो बताए थे, अपमार्जक और अपघटक। अपघटक, और ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, अपघटक और अपमार्जक। अपमार्जक वो जो मरी हुई चीजों को डायरेक्ट खा लेते हैं, जैसे चील कौवे, और अपघटक वो सूक्ष्म जीव जैसे फफूंद, कवक, ये बताए थे मैंने, उन पे क्रिया करते हैं और उनको जटिल को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल के मिट्टी में मिला देते हैं। वो हमारे मित्र कहलाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। देखो, अपमार्जक के रूप में जीवधारियों की मृत्यु होने पर मृत जीवधारी भी कुछ जीवधारियों का भोजन होते हैं। कवक जीवाणुओं के अलावा गिद्ध, बाज आदि इन मृत जीवों को खाते हैं। अपघटक तथा अपमार्जक कहलाते हैं। अब आपको आज पता चल गया कि हमारे लेसन में स्वपोषी केवल पेड़ पौधे होते हैं, बाकी पूरा संसार हमारा इन पौधों पर डिपेंड करता है। और बाकी हमने आज पढ़ा कि कुछ होते हैं परजीवी, परपोषी, कीटभक्षी या मांसाहारी, मृतोपजीवी, जिनको हम अपघटक या अपमार्जक की श्रेणी में रखते हैं। आपको इतना आज पूरा लेसन समझ में आया, क्योंकि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक था जंतुओं में पोषण। प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन आपको ये मालूम है कि जो पेड़ पौधे हैं इनको जो पोषण प्राप्त होता है वो मैंने आपको 4 चीजें बता दी थी कि सन, वाटर, ऑक्सीजन और ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं, वो इनको मिलती रहती हैं। आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे आज इस पाठ की कि जंतु दुनिया में हजारों तरह के हैं, हजारों भी न कहो तो लाखों तरह के जंतु हैं। मतलब अमीबा से लेकर वेल मछली तक। अमीबा और ये बैक्टीरिया, विषाणु, जिसको हम सबसे छोटे जीव कहते हैं, और वेल मछली सबसे बड़ा जानवर है इस पृथ्वी पर। लेकिन जितने प्रकार के जंतु हैं उतने प्रकार के इनके पोषण प्राप्त करने के तरीके हैं। मतलब अलग अलग तरीकों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पौधे तो हमने आपको बताया एक ही तरीका है ज्यादातर सबका, कि वो लोग जमीन में जड़ों से अपना पानी लेते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं और हवा उनको वातावरण से मिलती है, और जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं तो हरित लवक मिलता है। लेकिन क्या जितने जंतु हैं वो अलग अलग तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसको कहा जाता है जंतुओं में पोषण की विधियां। जंतुओं में पोषण की विधियां। क्या आपने कभी अपने चारों तरफ किसी जंतु को भोजन करते हुए देखा है?
मेढक को जंतुओं में नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, जरूरी नहीं जंतु खाती है। हम ये पूछे पोषण की विधि, मतलब वो खाना आखिर खाती कैसे है। जंतुओं में पोषण की विधियां। देखिए, सबसे पहले हम अगर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें कौन कौन से जंतु दिखाई देते हैं। और छोटों पे आओ, इतने बड़ों पे नहीं। चिड़िया, सांप, चिड़िया, सांप और दीवारों पे चलने वाली छिपकली, है ना। हाँ, मक्खी। अच्छा, मेढक। मेढक पे आ जाए सबसे पहले, क्योंकि विज्ञान में हम मेढक को बहुत उदाहरण देते हैं हर चीज का। तो हम शुरुआत आज मेढक से करते हैं कि मेढक अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। आप लोग की सब लोग अपना भोजन प्राप्त करते हो, जो हम लोग हैं इंसान, कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे डालते हैं मुंह में। हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं। और मुंह में क्या होता है, जीभ। मुंह में क्या होती है, जीभ, जो भोजन को स्वीकार करती है या भोजन को अंदर लेती है। हम लोगों की जीभ कहाँ से जुड़ी हुई है। आगे सब लोग अपनी जीभ निकाल के देखो तो बाहर निकल आती है, अंदर से यहाँ से जुड़ी है और बाहर से खुला हुआ है। मतलब यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से खुला हुआ है। लेकिन मेढक में उल्टा है। मेढक का मुंह अगर खोलोगे आप देखोगे, चित्र देखो अपना, कंठी बाहर तक है, कंठी का बाहर से जुड़ा हुआ है, वो जीभ से पकड़ के खाता है, अंदर से खुला हुआ है। देखो, अगर ये मैं सोचूं कि ये मेढक का मुंह है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना। मेढक का मुंह, ये आंख है इसकी, तो इसकी जो जीभ है ना यहाँ से जुड़ी हुई है और अंदर तक, और ये अंदर तक ऐसे थोड़ी फैली हुई है और ऐसे, है ना। अब मेढक ना, अभी तो इसने मुंह खोला हुआ है और इसकी जीभ अंदर फोल्ड, जैसे कॉइल होता है ना, यूं करके अंदर लगी हुई है। अब जब इसको यहाँ पे मधुमक्खी या मक्खी या कोई कीड़ा दिखता है, तब ये अपनी जीभ को देखो ऐसे खोलता है, बताते हैं। ये जीभ कहाँ से जुड़ी है, यहाँ से, तो ये जीभ ऐसे लटक के बाहर आ जाती है। आ गई बाहर। जब ये बाहर आ जाती है तो और इस पर जो कीड़ा है वो चिपक जाता है, गोंद होती है, चिपचिपा पदार्थ लगा होता है इसके जीभ के ऊपर, गोंद, जैसे अपने थूक होती है ना, जिसको कि हम स्लाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। हमारी जीभ भी गीली होती है, लार होती है, ऐसे इसमें चिपचिपा एक पदार्थ गोंद जैसी लगी होती है। जैसे ही कोई कीड़ा आया और इसके ऊपर ऐसे बैठा, इसने जीभ ऐसे स्प्रिंग की तरह, जैसे ये अंदर थी ऐसे, देखो ये अंदर थी और ये ऐसे बाहर गई, यहाँ से जुड़ी है, जैसे ये इसकी जीभ है और यहाँ से जुड़ी है और ये अंदर ऐसे है। जैसे कीड़ा आया बाहर निकली और वो कीड़ा इसके ऊपर चिपक गया। जैसे कीड़ा चिपका वापस अंदर, वो पूरा इसके गले में चला जाता है। इसके दांत नहीं होते, हाँ इसके दांत नहीं होते हैं। आप सोचो कि इसके दांतों से चबाएगा उसको, नहीं, मेढक को दांत नहीं होते, हाँ वो बस सीधा पेट में चला जाता है। ये अंदर किया और ये जैसे इसने कीड़ा पकड़ा और ये वापस मुड़ के अंदर चली गई यहाँ, और यहाँ इसका नेक है और यहाँ पूरा अंदर निकल गया, सीधा इसकी ग्रास नली के अंदर चला गया। अगर आप और ढंग से देखना चाहते हो तो अपना ये चित्र देखो, दिख रहे हैं, 3 है, देखो उसमें किताब में देखो 3 चित्र हैं। पहले में जीभ दिखाई गई है, दूसरे में बाहर निकली, कीड़ा बैठ गया, तीसरे में जीभ अंदर चली गई। अगर ये जीभ हमारी तरह होती, पीछे से जुड़ी होती और बाहर से खुली होती तो मुश्किल पड़ती ना, इसको खाने में मुश्किल पड़ती ना, कीड़ा अंदर कैसे जाता। हम लोग कभी खाना खाते तो जीभ को बाहर निकाल के नहीं खाते हैं, जीभ तो अंदर ही रहती है। लेकिन ये जो मेढक है ये इस तरह से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब जब कभी भी आप मेढक को देखें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब बड़े वाले मेढक, छोटे नहीं, जो बड़े बड़े मेढक होते हैं, कि वो किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो एक विधि
तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी विधि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो छिपकली भी कुछ ऐसे ही प्राप्त करते हैं। सांप की तो बहुत छोटी सी जीभ होती है, हाँ पतली सी, लेकिन इसकी ऐसी नहीं होती है, मेढक की अलग तरह की है। अब आपने ये जाना कि किस तरह से। अच्छा, मक्खी में भिन 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 भिन, उसके आगे के वो पैर होते हैं, भिन 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 करते रहते हैं। केचुआ नहीं, केचुए की जीभ नहीं होती है। चींटी के भी वो तब छेद करके चूसती है किसी भी चीज को। अच्छा, एक और जो मैं कहती हूँ, सरीसर्प वर्ग के जंतुओं के दांत मुड़े हुए और नुकीले होते हैं। हाँ, तुमने अभी मुझे सांप का उदाहरण दिया ना बेटा, जो बड़े बड़े सांप हैं उनके तो बहुत जहरीले दांत होते हैं, लेकिन मेढक में दांत नहीं होते हैं, ये तो सीधा निगल जाता है। कुछ जानवरों में आड़ी की तरह तेज धार वाले वो होते हैं, दांत नहीं, मुखांग कहते हैं उनको, मुखों के अंग। जैसे हमारे दांत होते हैं ना चबाने के लिए, उनके मुखांग कहलाते हैं। जैसे मेढक में जीभ होती है, ऐसे कुछ जानवरों में, कीटों में मुखांग कहलाते हैं। मतलब जो मुख होता है ना, मुंह उनका, जैसे बटरफ्लाई है या मधुमक्खी है या मक्खी है या चींटी है, इनके मुंह पर आपने देखा होगा कि इस तरह से वो ऐसे ऐसे निकले होते हैं कुछ, मतलब धागे की जैसी रचनाएं निकली होती हैं। अब ये एक्चुअली क्या होता है कि जो मच्छर है ना, वो जैसे ही अपने ऊपर बैठता है तो उसके शरीर में से प्रोबेसिस कहते हैं उसको, कि पतली सी नली, बिल्कुल पतली, लेकिन वो सुई के जितनी तेज होती है, मतलब वो निकल आती है उसके मुंह से बाहर और वो हमारे शरीर में घुस जाती है सुई की तरह और पूरा खून चूस लेती है। हालांकि चूसती तो वो शायद बहुत जरा सा है, लेकिन वो इतनी जोर से काट के जाती है कि हम लोग उसको खुजलाते ही कहते बहुत जोर से मच्छर ने काटा है। कहते हैं आप लोगों को कभी किसी ने बरैया में काटा है? कितना कांटा लगता है, उसका डंक पता है, वो उसके मुखांग कहलाते हैं। और ये मुखांग जो होते हैं, इन्हीं के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हमने आपको बताया मच्छर, ऐसे जो टिड्डे होते हैं, कॉकरोच होते हैं, इन सब के पहने पहने ना आड़ी की तरह मुखांग होते हैं कि किसी भी चीज को कुतरते हैं, वो लोग हल्का हल्का कुतरते हैं और फिर उनके मुंह में चला जाए। मच्छर का तो आपको सबको मालूम है कि अरे चींटी 1 मिनट में काट लेती है। अभी सपोज जैसे हमको खुजली चींटी लगा, चींटी है, जब तक उसको हटाएंगे तब तक वो काट लेती है। तो सोचो उसके जो मुखांग हैं कितने नुकीले होते होंगे कि बैठते ही, क्योंकि हमारे जो शरीर है, मांस है, वो मुलायम है और बैठते ही वो खा जाती है। तो हाँ, हटता ही नहीं है, उसको यूं पकड़ के हटाना पड़ता है, टूट जाते हैं उसके मुखांग। तो आपको पता चला कि जो जानवर होते किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अभी ये हमारा पाठ समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसमें हमें कई तरह के जानवरों के बारे में पढ़ना है कि जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे ये अमीबा है, यूग्लिना है, ये एक कोशिकीय जीव हैं जिनसे कि हम ये जानेंगे कि ये भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन इसको हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा पोषण की विधि, हमने कीटों में छोटे छोटे जैसे मधुमक्खी है, मक्खी है, चींटी है, मच्छर है, इनके विशेष प्रकार के मुखांग होते हैं जिनसे कि ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मेढक में, छिपकली आदि में जीभ होती है जिसपे कि कीड़े चिपक जाते हैं और ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।